नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक देकर आपको पूछना है कि आम आदमी सरकार अपने भले के लिए चुनता है या फिर राजनीति में जनता की सुविधाओं को लटकाने के लिए। हर बात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराकर सवाल करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या अपने ही राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत पता है? पश्चिम बंगाल में 10 साल से टीएमसी के पास सत्ता है, लेकिन जिस जनता ने तीसरी बार भी भरोसा ममता बनर्जी में जताया, क्या उन आम लोगों को सरकारी अस्पताल में सुरक्षित इलाज का भरोसा मिल पाया? All the chief ministers were sitting just like puppets. Nobody is allowed to speak. It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. हर बात पर केंद्र से सवाल पूछने वाली राजनीति करते पश्चिम बंगाल की ये 6 तस्वीरें पूछती हैं। क्या जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा राज्य का होता है, वहाँ टूटे बेड, बर्बाद होती दवाएं, संक्रमण फैलाने वाला कूड़ा, जमीन पर पड़े मरीज, बत्ती गुल वाले अस्पताल, ऑक्सीजन बेड होकर भी जनता को ना दिए जाने के लिए क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराएंगी? उत्तर 24 परगना, वर्धमान और आसनसोल, पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से आज तक संवाददाता प्रेमा राजाराम और इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट देखकर इसीलिए दस्तक देना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर में जब ग्रामीण इलाके पश्चिम बंगाल के भी ज्यादातर प्रभावित हुए, तब उत्तर 24 परगना जिले में उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक संवाददाता प्रेमा राजाराम पहुंचती हैं, जहां 13 गांवों के लोग इलाज कराने आते हैं और यहां दिखता है टूटा बेड, अस्पताल के कमरे की टूटी छत, जमीन पर बिखरी गंदगी और इसी गंदगी के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए इंतजार करने को जमीन पर छोड़ दिए गए लाचार मरीज। हम इस वक्त विश्वनाथपुर प्राथमिक हेल्थ सेंटर में है, स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कोरोना टेस्ट होता है इस कमरे में होता है, लेकिन ये कमरे की हालत अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत कमजोर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का सीलिंग भी टूट चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जमीन पे काफी कुछ सामान पड़ा है और यहाँ लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आते हैं वो लोग आशा करते हैं जब उनका टेस्ट होगा तो एटलीस्ट कुछ व्यवस्था होगी। 10 साल सत्ता में रहकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी के राज में इस ब्लॉक स्तर के हेल्थ सेंटर में बाहर दवाएं यूं कूड़े में फेंकी नजर आती है। इसी कूड़े में फेंका दिखता है संक्रमण का खतरा फैलाता सामान। और टेस्टिंग सेंटर के बाहर इस्तेमाल होकर जिसे नष्ट कर देना चाहिए था, वो पीपी किट्स ग्लव्स के साथ फेंकी नजर आती है। कोरोना का जो टेस्ट करने के बाद जो पीपी किट है और ग्लव्स है यहाँ पे बस ऐसे ही फेंका गया है और कोई नहीं जानता है कि यहाँ से लिया जाएगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ना 10 दिन बाद। यहाँ से जब हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि ये सब देख के वो काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि वो कोरोना टेस्ट करने आए हैं, लेकिन हो सकता है कि यही से उनका अगर कोरोना हो जाए तब क्या होगा। 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर भी नहीं दिखा। अभी तक डॉक्टर है तो ना के बराबर है, प्रेस्क्रिप्शन मिलेगा तो लेकर छोड़ देते हैं, कोई कुछ नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो आप दूसरे हॉस्पिटल नहीं जा सकते? बड़ा सा कोई बहुत दूर 17 किलोमीटर दूर है बड़ा सा जिला हॉस्पिटल। इसीलिए मरीजों के पास कोई चारा नहीं, वो बस बदहाल अस्पताल के भरोसे है। लेकिन जहां दवाएं तक कचरे में मिलती हैं, उसके अधीक्षक कहते हैं ये दवाएं कचरे लायक ही थी। वो बहुत पुराना मेडिसिन है, वो लगभग 10-15 साल का पहले का बात है। मैंने इस या नज़दीक के कोई बात मैंने नॉट मैटर ऑफ रिसेंट ईयर्स 2000 बहुत मैंने अंतर 10 to 15 ईयर्स पहले का बात है। अब जब
अब हाँ, अगर चेक भी आप किए तो वो का एक्सपायर अगर 2004, 2005, 2006 लगभग उस टाइम का एक्सपायर है। पंद्रह साल पुरानी दवाएं थी तो अब तक थी ही क्यों? इसका जवाब अधीक्षक नहीं देती, कैसे देंगे? क्योंकि ये बदहाली सिर्फ एक जिले, एक अस्पताल की पश्चिम बंगाल में नहीं है। वर्धमान जिले के भीतर ब्लॉक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में संवाददाता इंद्रजीत कुंडू पहुंचते हैं। यहाँ दिखता है बिजली गुल है और इलाज का जिम्मा ज्यादातर एक नर्स के भरोसे, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ हफ्ते में एक बार आते हैं। पूर्वी बर्धमान के भातार ब्लॉक में ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक स्टाफ नर्स है, उनके साथ साथ दो बाकी कर्मी हैं जो इस पूरे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को चलाते हैं। हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे एक डॉक्टर की मौजूदगी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त बत्ती गुल हो गई है। कोई पावर कनेक्शन इस वक्त नहीं है, लोड शेडिंग हो गया है और इनके पास एक जनरेटर तक नहीं है जो इस वक्त काम कर सकती है। और इसी परिस्थिति में उनको 14 जो गांव हैं इस इलाके में, उनके लोगों को परिसेवा देने की जो काम उनको सौंपी गई है। पसीना निकाल देने वाली गर्मी में सोचिए जनता का इलाज कैसे होता होगा। क्या इसके लिए भी केंद्र को जिम्मेदार बताकर बचा जा सकता है? सियासत चुनाव में होनी चाहिए, जनता के स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के अधिकार पर नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में आसनसोल के जंबो कोविड केयर यूनिट को देखिए, जहां ऑक्सीजन युक्त 200 बेड की सुविधा सेल के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दी गई। 18 मई को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसे जनता के लिए सौंपा, लेकिन 17 दिन बाद भी इस अस्पताल को राज्य सरकार ने दावा है शुरू नहीं किया। और आरोप ये कि जहां मुफ्त में इलाज जनता को मिलना अब तक शुरू होना था, वहां इस 200 बेड वाले अस्पताल को किसी प्राइवेट हाथ में देकर मरीजों से हजारों रुपए वसूलने की तैयारी हो रही है। हमारा बात था कि इसको रेडी करके राज्य सरकार को दे देंगे, राज्य सरकार को दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार अभी क्यों नहीं शुरू कर रही ये हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है। और हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट अस्पताल को दिया गया है, जिसमें चार्जेस वो लोग लेंगे जनरल बेड का 3,000 रुपया और आईसीयू बेड का 5,000 रुपया। अब आप ही बोलिए कि गरीब आदमी जिसको खाने का नहीं मिल रहा है, जिसका घर से पानी टपक रहा है, जिसका एक तिरपल भी उसको नहीं जुड़ता है, वो 3,000 रुपया लेकर बेड लेकर अस्पताल में चिकित्सा कैसे कराएंगे? सवाल उठता है कि क्या जनता जिन ऑक्सीजन बेड और अस्पताल के बेड के लिए दर दर भटकती है, उस पर भी बंगाल में राजनीति की ही हवा दी जाएगी और बेड खाली पड़े रहेंगे? আমরা এটাই বাবুল সুপ্রিয়কে বলবো যে আপনি তো 1 বছর আগে একটা চিঠি পোস্ট করেছিলেন, টুইটারে দিয়েছিলেন, ফেসবুকে দিয়েছিলেন যে আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন যে আসানসোলে একটা টেস্টিং ফ্যাসিলিটি করবেন। সেই টেস্টিং ফ্যাসিলিটিটা আপনি করতে পারেননি এখন টেস্ট মানে কোভিড টেস্টের জন্য। তো শুধুমাত্র এরা মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করেন না। এদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একটা মন্ডল সভাপতি পর্যন্ত এরা মিথ্যা কথা বলে। इस सियासत के चक्कर में कोरोना ने अब तक बंगाल में 15,000 लोगों की जान ली है, क्योंकि जहां इलाज और बचाव के इंतजाम होने चाहिए, वहां सियासी इंतकाम की भावना ज्यादा हावी लगती है। उत्तर 24 परगना से प्रेमा राजाराम और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ इंद्रजीत कुंडू, वर्धमान आज तक। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में सरकार अपनी जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने में सिर्फ 988 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करती है। तो क्यों पश्चिम बंगाल में जनता के हित की नीतियों की जगह टकराव की राजनीति ज्यादा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 60% तक आबादी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के मुकाबले निजी डॉक्टर अस्पताल में महंगे इलाज के भरोसे हैं। बंगाल में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत हर 3 में से 1 डॉक्टर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। बंगाल के ग्रामीण इलाके में दावा है कि 12,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझते हैं। ये उस राज्य का हाल है जहां अभी चुनाव खत्म हुए हैं, जहां 10 वर्ष से एक पार्टी का शासन है, फिर भी जनता को स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं मिलना कठिन है। इसीलिए जरूरी है जनहित में दस्तक देना। कोरोना के संकट काल में जब देश के डॉक्टरों ने प्राण की बाजी लगाकर देशवासियों का इलाज किया, तो हर नागरिक उनके प्रति सम्मान जाहिर करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब कोरोना और ब्लैक फंगस के संकट काल में ही
3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए इस्तीफा देने की बात कह दी तो सवाल पूछा जाने लगा कि डॉक्टर अपनी शपथ भूले हैं या सरकार अपना वादा। हम तो अपना हक मांगते मध्य प्रदेश में कोरोना के इस काल में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम जूनियर डॉक्टर फिलहाल हड़ताल के चौथे दिन भी अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस के ठीक बाहर। मरीजों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है, मरीजों से ब्लैकमेलिंग अच्छी बात नहीं है और जैसा हाई कोर्ट ने कहा है उसका सम्मान सबको करना चाहिए। सम्मानीय हाई कोर्ट ने यदि कोई निर्देश दिया तो उसका पालन सबको करना चाहिए। ब्लैकमेल अगर करना होता तो ये वो समय नहीं है जिसमें कोई ब्लैकमेल कर सकता है किसी को। ब्लैकमेल करने के लिए जब कोविड का पीक चल रहा था, चाहे वो फर्स्ट वेव का हो चाहे सेकेंड वेव का था, उस समय हम ब्लैकमेल कर सकते थे, मगर हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम अपनी मांगे तो जनवरी से रख रहे हैं। अप्रैल में जब पीक आया तो भी हमने अपनी मांगों को पीछे हटाते हुए मरीजों के हित में सोचते हुए अपना काम किया। मगर आज जब हम अपने सच्चाई पे जा रहे हैं, अपने मांगों के लिए जा रहे हैं, तो उस समय हमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बढ़ा दिया, अब वो ये कह रहे हैं हम गांव में नौकरी नहीं करेंगे, गांव में बॉन्ड को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि गांव के मरीजों का क्या होगा? ये मरीजों के खिलाफ ठीक बात नहीं है। सामूहिक इस्तीफा हमने दे ही दिया है। अब हम पे जब एस्मा एक्ट लग चुका है तो अब हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आज हम सब साइलेंटली यहाँ बैठे हैं, सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। हमें कोई धरना प्रदर्शन, कोई नारेबाजी कुछ नहीं करना है। जो हम जहाँ शुरुआत से करना चाहते थे ना आज कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांग रखेंगे। सरकार से गुजारिश करते रहेंगे कि सरकार इन्हें मांग ले। जिस दिन सरकार हमसे संवाद करके एक बीच का निर्णय निकाल। देश की आम जनता को महंगाई सताती है, लेकिन महंगाई एक ऐसी समस्या है जो विपक्ष में रहते नेताओं को दिखती है, सत्ता में रहकर नजर नहीं आती। यूपीए के शासन में सिलेंडर की महंगाई पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी कहती थी, क्या इतना गरीब है आम आदमी कि 900 रुपए का सिलेंडर न भरा पाए? महंगाई के दौर में यूपीए के मंत्री रहते शरद पवार कहते थे, 11 रुपए का कोला खरीद कर पी लेने वाला आदमी क्या सब्जी नहीं खरीद सकता? महंगाई पर वही बेतुकी दलील अब सत्ता पाने वाले नेताओं की जुबान से निकलती है। पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव खत्म होने के बाद से चढ़ते जा रहे हैं तो उतरने का नाम नहीं ले रहे। सरसों के तेल में महंगाई का छौंक लगा तो जनता पूछ रही है कि भाई सरसों के तेल का संबंध भी क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो गया? और दालों के दामों ने भी अपना भाव बढ़ा लिया तो जनता के लिए 2 रोटी खाना महंगाई का सौदा बन गया। और तब बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता महंगाई कंट्रोल करने का अनर्थ शास्त्र बताते हैं। पहले इनको एक बार सुनिएगा। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। मतलब बीजेपी के अग्रवाल जी के मुताबिक भारत का आम आदमी दाल खाता ही क्यों है जब महंगी है? अभी सिर्फ सरकारी दामों पर गौर करें तो पिछले साल के मुकाबले चना दाल की कीमत में 34% की महंगाई आ चुकी है, जबकि अरहर दाल के दामों में 22% का उछाल। मई 2020 के मुकाबले मई 2021 के दामों की तुलना करें तो सरसों का तेल 44% तक महंगा हो चुका है। सोयाबीन तेल के दाम में 54% तक का उछाल आ चुका है। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, महंगाई को महसूस ही नहीं करना चाहते। जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें। बस हवा महंगी नहीं हुई है, वरना नेता जनता से ये भी कह देते कि सांस क्यों लेते हो। आम लोगों को पता था कि महंगाई के मुद्दे पर ही सत्ता पाने के बाद उसे ऐसा ही ज्ञान दिया जा सकता है, इसलिए पहले से ही आम आदमी महंगाई को हंसते हंसते झेलने के लिए मजाक वाली कॉलर ट्यून सुनने लगा। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। आज तक ब्यूरो।
ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता में तार्किक और वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, लेकिन वही नेता अगर कोरोना को बीमारी नहीं बल्कि आसमानी आफत बताकर अफवाहें फैलाए तो जरूरी है दस्तक दी जाए। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। अफवाह ये है कि भाई ये इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं लोग। कोई तो कहता था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाती। कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन को लेकर बहानेबाजी और कोरोना से बचने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलने वाली भीड़ के पीछे जिम्मेदार होते हैं शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद और एसटी हसन जैसे जनप्रतिनिधि। क्यों के साथ अब आपके मन में यह सवाल आ गया तो बयान सुनिए। जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं। तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मजहब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद जी कोरोना को बीमारी नहीं मानते, कोरोना का इलाज अल्लाह से सिर्फ दुआ मानते हैं, दवा नहीं। टूल किट मामले में इस साल फरवरी में दिल्ली की अदालत ने 2 टूक कहा था, असहमति राजद्रोह नहीं है। अब वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का केस रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि देश के हर नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार है। दरअसल पत्रकार के एक यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के एक नेता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद देशद्रोह के कानून को खत्म करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। राजद्रोह, आखिरी बार इस चेहरे की वजह से राजद्रोह शब्द देशद्रोह के कानून को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी थी। सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या ब्रिटिश राज का ये दमनकारी कानून वर्तमान भारत में प्रासंगिक है? क्या राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि राजद्रोह के सैकड़ों केस देश भर में दर्ज होते हैं, लेकिन दोषी मुट्ठी भर साबित होते हैं। साल 2019 में देश में जो 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन 96 लोगों में से 76 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और 29 को बरी कर दिया गया। इन सभी आरोपियों में से केवल 2 को अदालत ने दोषी ठहराया। सेडिशन के केसेस ज्यादातर एक्विटल में या डिस्चार्ज में या क्वॉश हो जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो ऐसे मामले हैं वो ज्यादातर सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ जब कोई बोलता है तो उसके खिलाफ सेडिशन के केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि सेडिशन, जिसका हिंदी वर्ड हुआ राजद्रोह, वो राज के खिलाफ कुछ बोलने पे, सरकार या प्रशासन के खिलाफ नहीं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अदालत से राहत पाने वालों में शामिल हो गए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। विनोद दुआ के खिलाफ जो एफआईआर एक दर्ज हुई थी शिमला के आगे कुमारसेन छोटी जगह है वहां पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भले हमारे दूसरे प्रेयर को नहीं माना है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले एक कमेटी का गठन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि हर जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन होगा। बीजेपी नेता श्याम की शिकायत के बाद हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि देश के नागरिकों को अपने द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित
और विनीत सरन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वो कानून से बनी सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है। सिर्फ जब शब्दों या भावों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की घातक प्रवृत्ति या इरादा है तो आईपीसी की धारा 124A और 505 में कदम उठाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान YouTube पर अपना एक शो किया था और उसमें उन्होंने वापस जा रहे उन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को उठाया था जो लॉकडाउन में पैदल ही घर जा रहे थे, जिसके बाद बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव, मान हानिकारक सामग्री की छपाई और सार्वजनिक शरारत की धाराएं लगाई गई थी, जिसे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और पत्रकारों को लेकर अदालत ने एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरीन की बेंच ने कहा कि एक पत्रकार होने के नाते विनोद दुआ जनता से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दों को उठा रहे थे ताकि उनका समाधान हो सके। ये सरासर कहना गलत होगा कि याचिकाकर्ता अपने कार्यक्रम के जरिए झूठी जानकारी या अफवाह फैला रहे थे। अदालत ने आगे कहा कि हर पत्रकार केदारनाथ सिंह के फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार होगा। 1962 में विपक्ष के नेता केदारनाथ सिंह पर एक भाषण के मामले में बिहार सरकार ने देशद्रोह का केस दर्ज किया था। तब आज से 59 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषणों पर तभी देशद्रोह का मामला बनेगा जब उसकी वजह से कोई हिंसा, असंतोष या सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े। केवल एक या दो बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाने के रूप में नहीं देख सकते। केदारनाथ सिंह के जजमेंट का जो कहता है कि सेडिशन ऐसे ही बिना उसके इंग्रेडिएंट्स के बने सेडिशन का केस नहीं बनता है। केदारनाथ सिंह ने ये कहा था कि जहां सेडिशन तभी बनेगा अगर किसी ने वायलेंस को इंसाइट किया हो या दंगे को करने में अगर कोई उनका रोल रहा हो, और क्लियरली इस यहाँ पे कोई ऐसा एलिगेशन भी नहीं था। बार बार अदालतों से आने वाले ऐसे ही फैसलों से बहस तेज हो रही है कि क्या अब देशद्रोह की धारा में संशोधन या बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भारत में 1860 में आए इस कानून को 10 साल बाद अंग्रेजों ने 1870 में आईपीसी एक्ट में शामिल किया था। इस कानून का मकसद था उन लोगों को रोकना जो अंग्रेजों को चुनौती दे देते, मतलब देश के क्रांतिकारी। आईपीसी की धारा 124A के तहत ही महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर मामला दर्ज किया गया। दोनों पर आरोप थे कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेख लिखा। देश में अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून खत्म किए जा चुके हैं, लेकिन 124A देशद्रोह का कानून जैसे अंग्रेजों के जमाने में था वैसा ही जस का तस चला आ रहा है, जिसकी चपेट में लगातार देश के कई बड़े पत्रकार आ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर राजद्रोह समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया। कप्पन एक सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इसी साल जनवरी में पत्रकार मृणाल पांडे, विनोद के जोश, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। इन सभी पत्रकारों पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली की रिपोर्टिंग करने को लेकर कार्रवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन विनोद दुआ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पत्रकारों को राजद्रोह के मामले से सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया है, उसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। दिल्ली से अनीशा माथुर और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकारों पर अक्सर आरोप लगता है कि वो अपने विरोध की आवाज को दबाने के लिए देशद्रोह के केस को हथियार बनाते हैं। दुनिया भर में पत्रकार इसके शिकार होते हैं। ऐसे में इतने गंभीर मामले पर कुछ बड़े आंकड़े समझ लेना जरूरी है। पिछले 10 सालों में देशद्रोह के 65% मामले 5 राज्यों में दर्ज किए गए। इस मामले पर आर्टिकल 14 वेबसाइट के अनुसार बिहार 168, तमिलनाडु 139, उत्तर प्रदेश 115, झारखंड 62, कर्नाटक 50। खास बात यह है कि यूपी और कर्नाटक में राष्ट्रवाद से जुड़े मामले में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतर नक्सल से जुड़े मामलों में देशद्रोह के केस दर्ज हुए। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी देशद्रोह के मामले दर्ज किए जाने में काफी तेजी देखने को मिली है। मायावती के 2010 से 2012 के राज में 4 देशद्रोह के केस दर्ज हुए। 2013 से 2017 की शुरुआत तक अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में
2016 तक राज्य में 17 देशद्रोह के केस दर्ज हुए। चुनावी साल 2017 के शुरुआती महीनों में अखिलेश सरकार ने 2 देशद्रोह के केस दर्ज किए। इसके बाद योगी सरकार आई, देशद्रोह के केस में तेजी देखने को मिली। 2018 में योगी राज में 10, 2019 में 30 और 2020 में 43 देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार को देखें तो इस मामले में एनडीए की मोदी सरकार यूपीए की सरकार से बहुत आगे है। साल 2010 से 14 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार में 3,762 व्यक्ति विशेष के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ, जबकि एनडीए सरकार में 7,136 मामले दर्ज हुए। इसी तरह यूपीए की सरकार में 279 और एनडीए में 519 देशद्रोह के केस दर्ज किए गए। इस तरह यूपीए सरकार में देशद्रोह के केस दर्ज करने का औसत 62 और मोदी सरकार में 79.8 रहा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला पत्रकारों को देशद्रोह के मामलों से सुरक्षित रहने के महत्व पर जोर देता है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को अंग्रेजों ने अपने देश में बरसों पहले रद्द कर दिया, उसे भारत में अभी भी क्यों ढोया जा रहा है। आईपीसी की धारा 124A के तहत कानून कहता है, बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों के जरिए या वीडियो के जरिए जो कोई भी भारत में कानून से स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा या पैदा करने की कोशिश करेगा, असंतोष पैदा करेगा या करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस देशद्रोह के कानून की परिभाषा आपने सुनी, उसे अंग्रेजों ने भारतीयों के दमन के लिए बनाया था। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 को राष्ट्रपिता को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने गांधी जी के देशद्रोह का आधार यंग इंडिया में प्रकाशित उनके 3 लेखों को बनाया और 6 साल की सजा सुना दी। इसके जवाब में गांधी जी ने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मुझ पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इस कानून का मकसद हमारी आजादी को छीनना है, लेकिन हर किसी को अपने मतभेदों को जताने की पूरी आजादी मिलनी ही चाहिए। भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार अपने हर नागरिक को देता है, लेकिन विडंबना देखिए, देशद्रोह की धारा 124A इसके बिल्कुल विपरीत बात करती है। इसीलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस कानून को खत्म करने की मांग लगातार उठती रही है। ये एक ऐसी सरकार है जिसके कान बंद है, जो बुराई नहीं सुन सकती, जो सवाल नहीं सुन सकती, और खुद के कान बंद है और चाहती है कि कोई भी जो सवाल पूछे उसका मुंह बंद हो जाए। ऐसे सरकारें नहीं चला करती, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करते। लोकतंत्र को कमजोर करने का कोई और कदम यह सरकार न उठाए, यह इसको चेतावनी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला पत्रकारों को देशद्रोह के मामले से सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर देता है। स्वतंत्र मीडिया और लोकतंत्र पर देशद्रोह के मामलों के प्रभावों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम संतुष्ट हैं। इस कठोर और पुराने कानून की किसी भी आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र में जगह नहीं है, इसीलिए इसे वापस लेना चाहिए। ये मांग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस यूनाइटेड किंगडम ने भारत में आजादी की मांग को दबाने के लिए इस कानून को बनाया, वो अपने यहाँ इसे साल 2009 में रद्द कर चुका है। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में अंग्रेजों का ये कानून लगातार इस्तेमाल हो रहा है। दशकों से सरकारें इस कानून का इस्तेमाल अपने छात्रों, पत्रकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर कर रही है। गनीमत यह है कि देशद्रोह के मामले अदालत पहुंचकर दम तोड़ देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि साल 2014 से 2019 तक 124A के तहत 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। तो सवाल उठता है कि देशद्रोह के मामले में पुलिस आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिला पाती? इसका जवाब अब आपको रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप डिसअफेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल बेकार है, इसे निकाल दीजिए, ये ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसके साथ वायलेंस हो तब प्रॉब्लम है।
तो देशद्रोह के साथ वायलेंस भी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1960-65 में। तो ये लॉ है पिछले 60 साल से। इस जवाब की रोशनी में दिशा केस में जमानत देते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम है, जो कहती है किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सिर्फ इसलिए जेल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की किसी नीति से असहमत है। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। आज का मतलब हो गया हमारा राज्य, हमारा देश। तो अगर कोई देश के खिलाफ कुछ बोलता है और ऐसे बोलता है जिसकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको कहा, वायलेंस, हिंसा वगैरह हो, तो एक अलग बात है। पर सरकार के को क्वेश्चन करना या प्रशासन को क्वेश्चन करना या उनकी नीतियों पे कमेंट करना कभी भी किसी भी हालत में राजद्रोह या सेडिशन नहीं कहलाया जा सकता। भारत का लोकतंत्र जनता को मिलने वाली आजादी से ही जीवंत है। भारत जिस विभिन्नता में एकता पर गर्व करता है, उसकी बुनियाद संविधान से मिले वो अधिकार है जो देश के हर नागरिक को आजादी से जीने का हक देते हैं। इसीलिए उन्हें कमजोर करने वाले हर कानून को खत्म किया ही जाना चाहिए। दिल्ली से अनीशा माथुर और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए दस्तक।